अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर कोई भी प्रतियोगी छात्र अपने घर रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकता है। यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी। अन अकेडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आई एम एनपी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा आईएएस प्रयागराज। आई एम गाइडिंग सिविल एस्पिरेंट फॉर द लास्ट 70 years for polity and constitution, for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirant. Teaching and reading is my passion, my hobby. जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी पर देश के टॉप फैकल्टीज जुड़ी हुई हैं, जिनमें सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह और आशीष मलिक। यदि आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन तमाम टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के ज्ञान और अनुभव का आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी 15,500 से ज़्यादा कोर्सेस उपलब्ध कराता है, और इन कोर्स से तभी आप जुड़ेंगे जब आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे, उसका सब्सक्रिप्शन आप लेंगे। और यदि आप लेते हैं तो इन तमाम कोर्सेस से जुड़ने को आपको एक अवसर मिलेगा, जैसे पॉलिटी है, गवर्नेंस है, IR है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, NCERT समरी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्सेस हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग कोर्सेस है। तो इनसे आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप अन अकेडमी प्लस कोर्सेस से जुड़ते हैं, उससे आप उसको प्लस अन अकेडमी के प्लस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो इसके थ्रू जो आपको सुविधाएं मिलेंगी वो लाइव कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, और स्ट्रक्चर शेड्यूल का जो लाभ आपको मिलेगा। और इसके लिए अन अकेडमी के द्वारा जो फी स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसमें 1 मंथ की फीस 9,000 रुपये है, 3 मंथ की फीस 22,500 रुपीज़, 6 मंथ की फीस 40,500 रुपीज़ है। इस बार 1 ईयर की फीस 49,500 रुपीज़ है, 2 ईयर्स की फीस 72,000 रुपीज़ है, 3 ईयर्स की फीस 90,000 रुपीज़ है। लेकिन यदि आप मेरे NPS कोड 10 का प्रयोग करते हैं तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आप 1 ईयर का कोर्स लेना चाहते हैं, जिसकी मूल फीस 49,500 रुपये है, तो मेरे NPS कोड के तहत अगर आप जुड़ेंगे तो ये फीस आपकी हो जाएगी 44,550 रुपये। इसी प्रकार यदि आप अन अकेडमी आइकॉनिक कोर्स से जुड़ते हैं, उसे ज्वाइन करते हैं, तो ये सुविधाएं और बढ़ जाती हैं, ये सुविधाएं और विस्तृत हो जाती हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, शेड्यूल, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस, क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा प्राप्त होगी। इसकी फीस जो निर्धारित है वो 12 महीने की फीस 69,500 रुपये है, 2 साल की फीस 1,07,000 रुपये है, 3 साल की फीस 1,41,000 रुपये है। लेकिन यदि आप NPS 10 कोड के तहत अन अकेडमी से इस कोर्स के लिए जुड़ते हैं तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा,
जैसे 12 महीने की फीस जो 69,500 रुपये है, ये आपकी 62,550 रुपये हो जाएगी। 2 साल की फीस जो 1,07,000 रुपये है, ये 96,300 रुपये हो जाएगी। और 3 साल की फीस जो 1,41,000 रुपये है, ये 1,26,900 रुपये हो जाएगी। तो ये लाभ मिलेगा यदि आप NPS 10 कोड के तहत इस कोर्स को लेने के लिए अनअकैडमी से जुड़ते हैं। इसी प्रकार अनअकैडमी के द्वारा कई ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी अवेलेबल कराई गई है, और उनसे आप तभी जुड़ेंगे जब ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन को आप लेंगे। इसकी फीस 1 महीने की 5,000 रुपये है, 6 महीने की 22,500 रुपये है, 1 साल की फीस 27,500 रुपये है, और 2 साल की फीस 40,000 रुपये है, 3 साल की फीस 50,000 रुपये है। लेकिन यहाँ भी आपको वो सुविधा उपलब्ध होगी यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत इस कोर्स से जुड़ते हैं, तो उसमें आपको 10% की छूट मिल जाएगी। और इस छूट के साथ जो आपकी फीस हो जाएगी, वो जैसे 1 महीने का जो कोर्स है उसकी जो मूल फीस 5,000 रुपये है, वो कोड के तहत आप जाते हैं तो 45 रुपये हो जाएगी। 6 महीने की फीस 22,500 है, वो 2,250 रुपये हो जाएगी। 1 साल की फीस 27,500 है, वो 24,750 रुपये हो जाएगी। 2 साल की फीस 40,000 रुपये है, वो 36,000 रुपये हो जाएगी। और 3 साल की फीस 50,000 रुपये है, वो 45,000 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से एक बड़ी छूट आपको मिल सकती है यदि आप अनअकैडमी को मेरे NPS कोड के तहत ज्वाइन करते हैं। हम लोग संविधान की प्रस्तावना का एक एनालिटिकल मतलब एक विश्लेषणात्मक उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, प्रस्तावना किस रूप में हमारे लिए उपयोगी है। तो हमने देखा उस सत्ता के शोध का परिचय कराती है, राज्य और सरकार के स्वरूप से परिचय कराती है, और राज्य और शासन व्यवस्था और सरकार का लक्ष्य क्या है इससे अवगत कराती है। प्रस्तावना अगर संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ अस्पष्ट है, संदिग्ध है, तो उसमें प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। इस रूप में प्रस्तावना उपयोगी है। और अंतिम जो उपयोग है प्रस्तावना का, वो प्रस्तावना जो है वो संविधान के ऐतिहासिकता को निर्धारित करती है कि संविधान कब बनाया गया, इस बात से अवगत कराती है प्रस्तावना। क्योंकि प्रस्तावना के अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मावित करते हैं। तो मतलब प्रस्तावना ये हमको इस बात से अवगत कराती है कि भारतीय संविधान की रचना कब की गई, भारतीय संविधान को कब पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते समय हम इस पक्ष पर भी ध्यान देते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है कि नहीं है। क्योंकि ये प्रस्तावना के संबंध में एक ऐसा इशू रहा है जिस पर समय समय पर विवाद होता रहा है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए या न माना जाए। हालांकि संविधान सभा की अगर कार्यवाही को देखा जाए तो उससे विदित होता है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में पारित किया था। प्रस्तावना को संविधान का पार्ट स्वीकार किया था संविधान सभा ने। असल में संविधान निर्माताओं ने ये बिल्कुल सही बात है कि प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया, सबसे बाद में बनाया गया। पूरा संविधान बना लिए जाने के बाद प्रस्तावना पर सबसे बाद में विचार किया गया। और उस समय संविधान सभा के कुछ सदस्यों के द्वारा इस तरह का प्रपोजल्स भी लाया गया था, इस तरह का प्रस्ताव भी लाया गया था कि प्रस्तावना पर विचार किसी अन्य तिथि पर किया जाएगा। लेकिन उनके इस प्रपोजल्स को, उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि द्वितीय पाठन के दौरान पूरा संविधान प्रस्तावना सहित एक साथ पारित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, इसलिए उसको किसी अन्य तिथि के लिए टाला नहीं जा सकता।
तो संविधान सभा की इस कार्यवाही को देखते हुए या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस तरह की घोषणा की कि प्रस्तावना पर विचार करने के लिए उसे किसी अन्य तिथि पर न टाल करके बल्कि द्वितीय पाठन के दौरान पूरे संविधान को एक साथ पारित किया जाए, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इससे लगभग स्पष्ट हो जाता है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में पारित किया था। लेकिन आगे चलकर प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इस मुद्दे पर कई विवाद रहे। असल में प्रस्तावना और संविधान के बीच क्या संबंध है, इस पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण परिवर्तित होता रहा। समय समय पर इस प्रश्न को, इस इशू को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाता रहा, उठाया जाता रहा कि आखिर प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। सर्वप्रथम ये मामला 1960 में बेरूबारी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया था और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ऐसा निर्णय देने के पीछे जो सर्वोच्च न्यायालय ने आधार लिया था, तो सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि चूंकि प्रस्तावना जो है वो सरकार के या शासन के शक्ति का स्रोत नहीं है। सरकार को या शासन को शक्ति जो प्रस्तावना से नहीं मिलती। प्रस्तावना में केवल एक राज्य व्यवस्था का या संविधान का आदर्श निहित है, उसमें सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, उसमें अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। शासन की शक्ति का स्रोत जिस प्रकार से संविधान के अन्य उपबंध हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक के प्रावधान है, उस तरह की कोई शक्ति प्रस्तावना शासन को उपलब्ध नहीं कराती, प्रोवाइड नहीं करती है। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोजगारी मामले में ये कहा कि इसलिए प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं है, इस मामले को, इस प्रश्न को फिर 1964 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनः उठाया गया और सर्वोच्च न्यायालय से जानने की कोशिश की गई कि चूंकि संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है, तो जहां कुछ अस्पष्टता होती है, संदिग्धता होती है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को पावर दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करते हुए, संविधान की व्याख्या करते हुए, उसका निर्वचन करते हुए उस अस्पष्टता को दूर करे, उस संदिग्धता को समाप्त करे। तो इसी सेंस में, इसी संदर्भ में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में ये सवाल उठाया गया था सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि भाई प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है अथवा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक बड़ी दुविधा पैदा कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ अर्थों में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जा सकता है तथा कुछ अर्थों में वो संविधान का अंग नहीं है। इससे बेहतर तो पहले वाली बात थी, कदम क्लियर था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोजगारी मामले जो कहा था। अभी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ अर्थों में प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा कुछ अर्थों में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यहां सर्वोच्च न्यायालय का जो दृष्टिकोण था, उसने इस इशू पर विचार करते हुए संविधान सभा की कार्यवाही पर भी विचार किया था और उसकी तुलना अन्य देशों से अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से भी किया था। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि बेरूबारी मामले में जिस आधार को स्वीकार करते हुए संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार किया गया है, वो आधार भी सही प्रतीत होता है, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शासन या सरकार को किसी प्रकार की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती, कोई शक्ति प्रोवाइड नहीं करती। और जब शासन को शक्ति नहीं प्रोवाइड करती, संविधान का उद्देश्य शासन को शक्ति प्रदान करना है, तो इस अर्थ में
इस सेंस में, इस संदर्भ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि चूंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपनी प्रकृति में अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना के बजाय अमेरिकी संविधान के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के निकट है, क्योंकि प्रस्तावना शासन को कोई शक्ति प्रदान नहीं करती, इस अर्थ में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जैसा कि बेरोजगारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था। किंतु आगे सर्वोच्च न्यायालय ने इस इशू पर निर्णय देते हुए कहा कि चूंकि प्रस्तावना जो है वो स्वयं संविधान को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। प्रस्तावना में संविधान की सारी मौलिक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। प्रस्तावना में संविधान का पूरा दर्शन निहित है। इस अर्थ में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाना चाहिए। लेकिन इस निर्णय से भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका कि सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को सही अर्थों में संविधान का अंग घोषित करता है या नहीं घोषित करता है। लिहाजा यह डिस्प्यूट अभी भी विद्यमान रहा, अभी भी बना रहा। 1967 में एक केस आया था सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, जिसका नाम था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। और 1967 में ये 1967 तक का सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, जिसमें जिस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुब्बा राव हुआ करते थे। तो उन्हीं के निर्देशन में एक 11 सदस्यीय न्यायिक पीठ का गठन किया गया था। और इस विस्तृत और व्यापक न्यायिक पीठ, संवैधानिक पीठ के समक्ष इस प्रश्न को भी उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने बहुमत से यह निर्णय लिया कि बेरोजगारी मामले में जिस आधार पर प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार किया गया है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि प्रस्तावना शासन या सरकार को किसी प्रकार की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती, जिस प्रकार की शक्ति संविधान के अन्य भाग, संविधान के अन्य प्रावधान, संविधान के अन्य अनुच्छेद प्रदान करते हैं। तो इसलिए प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाना चाहिए। अभी यहां तक तो ये स्थिति कायम रही, स्थिति विद्यमान रही कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सज्जन सिंह मामले में है भी नहीं है की बात कह के इस मामले को एक दुविधाजनक स्थिति में ही बनाए रखा गया। लेकिन 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक केस आया था। उस केस का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। और 1973 में जो संवैधानिक पीठ बनी थी वो आज तक की सबसे बृहद, सबसे विस्तृत, एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया था। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी हुआ करते थे और उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के नेतृत्व में एक 13 सदस्यीय बृहद संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। इस पीठ ने संविधान के संबंध में एक अद्भुत अवधारणा का प्रतिपादन किया, संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा का, संविधान के मतलब बेसिक फीचर के प्रिंसिपल का उसने प्रतिपादन किया। और संविधान के मौलिक सिद्धांत की घोषणा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण मतलब सामने रखा कि संसद पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन करने के लिए अधिकृत है, किंतु अगर किसी संशोधन से संविधान का मौलिक ढांचा प्रभावित हो रहा है, मौलिक ढांचे पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो संशोधन अवैध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में कहा कि संविधान का जो मौलिक ढांचा है, मौलिक ढांचे से जुड़े सभी सिद्धांत, मौलिक ढांचे से जुड़े सभी विशेषताएं,
सारी वास्तविकताएं, संविधान के मौलिक ढांचे का दर्शन पूरी तरह से संविधान की प्रस्तावना में निहित है, संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है, दिखता है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर, सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय पीठ ने बहुमत से यह मत प्रतिपादित किया, यह दृष्टिकोण प्रतिपादित किया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। और इसी केस के पश्चात, मतलब इस केस का निर्णय आया था 24 अप्रैल 1973 को। इस केस के निर्णय के पश्चात सामान्य तौर से यह निर्धारित हो गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। अब हम अगर प्रस्तावना के तीसरे बिंदु पर बात करें, जहां तीसरा बिंदु था कि क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत निहित या बताई गई प्रक्रिया के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। जैसा हमने भी आपसे चर्चा की कि संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान की व्याख्या करते हुए उसके जो प्रावधान स्पष्ट असंदिग्ध हैं उन्हें वो क्लियर करता है, उन्हें स्पष्ट करता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया और यह मत प्रतिपादित किया कि संसद पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आधार लिया था इसके पीछे, वो आधार ये था कि उसने कहा था कि संविधान निर्माताओं का ये मन था, ये मत था कि संविधान को समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार अपडेट करने के लिए, अद्यतन बनाने के लिए संविधान के ऊपरी ढांचे में, संविधान के में ऊपरी तौर पर उसमें परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है, ताकि संविधान को मतलब समय के अनुरूप बनाया जा सके, मतलब परिस्थितियों की मांग के अनुरूप बनाया जा सके, नीड ऑफ सर्कमस्टेंसेस के तहत उसे अपडेट किया जा सके। लेकिन संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा कि संविधान अपनी मौलिकता खो दे, संविधान अपनी वास्तविकता खो दे। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने का मतलब है कि वो संविधान समाप्त हो जाएगा और यह शक्ति संसद के पास नहीं है, यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास है कि संविधान सभा जो है वो नए संविधान का निर्माण कर सके। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया जा रहा है तो इसका ये निहितार्थ है कि एक नए संविधान की रचना हो रही है, और नए संविधान की रचना करने की ताकत, नए संविधान का निर्माण करने की शक्ति संसद के पास नहीं बल्कि संविधान सभा के पास थी, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, जो अस्तित्व में नहीं है। चूंकि इसी केस में, मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया था, ये कहते हुए कि संविधान के जितने बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं, संविधान के मूल संरचना का, संविधान के मौलिक ढांचे का जो सिद्धांत है, वो सारा का सारा सिद्धांत प्रस्तावना में दिखता है, प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। इसलिए प्रस्तावना को भी संविधान का मौलिक ढांचा माना जाना चाहिए। और जैसे ही ये बात सामने आई कि प्रस्तावना भी संविधान का मौलिक ढांचा है, तो जाहिर सी बात है कि संसद को संविधान के मौलिक ढांचे में कोई ऐसा संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा जिससे मौलिक ढांचा जो है वो कमजोर हो रहा हो, मौलिक ढांचा जो है वो क्षीण हो रहा हो, उसमें किसी तरह का कोई निगेटिव प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसा संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे पर नहीं किया जा सकता। क्योंकि संविधान के मौलिक ढांचे के जितने प्रिंसिपल्स हैं, जितने फीचर्स हैं मौलिक ढांचे का, जितनी उसकी विशेषताएं हैं, पूरा उसका दर्शन सारा का सारा संविधान की प्रस्तावना में समाहित है। इसलिए प्रस्तावना को मौलिक ढांचा मानते हुए
उसमें संशोधन करने की इजाजत नहीं है। कोई ऐसा संशोधन जिससे संविधान के मौलिक ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। अगर किसी संशोधन से संविधान और क्लियर हो रहा है, संविधान और मजबूत हो रहा है, संविधान और विस्तृत हो रहा है, तो ऐसा संशोधन प्रस्तावना में किया जा सकता है। ऐसा संशोधन मौलिक ढांचे में भी किया जा सकता है। कोई ऐसा संशोधन मौलिक ढांचे में नहीं होगा जिससे संविधान जो है वो अपनी मौलिकता खो रहा हो, उसके अस्तित्व पर संकट आए, उसकी मजबूती पर संकट आए, उसके विस्तार पर, उसकी व्यापकता पर संकट आए। इस तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य है कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का मौलिक ढांचा है, इसलिए सामान्य रूप से संसद को संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तीसरी बात इसमें, चौथी जो इस पर प्रस्तावना के बारे में जो विचारणीय बिंदु था, ये था कि यदि कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाई गई नीतियां और कानून संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों के विरुद्ध है, तो क्या संविधान में निहित आदर्शों को न्यायपालिका द्वारा उसे इनफोर्सिएबल किया जा सकता है, उन्हें लागू कराया जा सकता है, उन्हें प्रवर्तित कराया जा सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल ढांचा है। प्रस्तावना जो है वो संविधान को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। इसलिए प्रस्तावना में निहित आदर्शों की व्यवहारिक परिणति ही संविधान के अन्य भागों और अन्य अनुच्छेदों तथा उपबंधों में किया गया है। तो चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, मतलब शासन के किसी भी अंग को संविधान के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि भारत में संविधान शासन के तीनों अंगों को, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे संसद आप कहते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, तीनों को संविधान द्वारा दी गई शक्ति की सीमा में रहते हुए, संविधान द्वारा निर्धारित की गई परिधि के अधीन रहते हुए अपने विधायी, कार्यपालिक या न्यायिक काम करने होते हैं। उन्हें संविधान के उल्लंघन में काम करने का अधिकार नहीं होता है। तो चूंकि प्रस्तावना में जो आदर्श हैं, प्रस्तावना में जो सिद्धांत हैं, वो संविधान को एक दिशा, एक उद्देश्य प्रदान करते हैं। अब प्रस्तावना में निहित आदर्शों, प्रस्तावना में निहित विचारों और अवधारणाओं, उसके दर्शन के उल्लंघन में अगर कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा नीति या कानून बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो कानून संविधान के विरुद्ध माना जाना चाहिए। और संविधान के विरुद्ध ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता है विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा। विधायिका या कार्यपालिका अगर संविधान के उल्लंघन में इस तरह का कोई कृत्य करती है, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यायालय द्वारा ऐसी कार्यवाही को, ऐसी नियम, ऐसे कानून, ऐसे आदेश अध्यादेश या ऐसी अधिसूचना को या ऐसी नीति को न्यायालय जो है वो अवैध घोषित कर देगा। इसका मतलब है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के विरुद्ध अगर कार्यपालिका या विधायिका कोई नीति या कानून बनाती है, तो संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों को न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। जिस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि इन प्रावधानों का दर्शन संविधान की प्रस्तावना में निहित है, इसलिए प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों या उसके आदर्शों के विरुद्ध भी कार्यपालिका या विधायिका को किसी प्रकार की कोई नीति, कानून या कार्यपालिक या विधायी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। और अगर ऐसा कर रहा है तो न्यायपालिका के द्वारा वो ऐसी कार्यवाही को अवैध घोषित करवाने की शक्ति संविधान में निहित है। तो ये तो हमने देख लिया कि संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन जिन 4 बिंदुओं पर किया जाना था कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना में निहित आदर्शों के विरुद्ध अगर कार्यपालिका या विधायिका कोई नीति या कानून बनाती है, तो उन नीतियों और कानूनों के विरुद्ध प्रस्तावना में निहित आदर्शों को वो न्यायालय के द्वारा
प्रवर्तित कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है, उसे लागू कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है, हमने अभी तक यहां तक चर्चा की। थोड़ा सा हम लोग प्रस्तावना के महत्व पर प्रकाश डालते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या होता है। वो किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना हो, उसका महत्व क्या है। खास फोकस हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व पर होगा। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसका हृदय कहा जाता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के 3 प्रावधान ऐसे हैं जिनके बारे में ये बात आई, उन्हें संविधान की आत्मा कहा गया है। जैसे प्रस्तावना की बात आप देख ही रहे हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया, संविधान का हृदय कहा गया है। इसके अलावा मूल अधिकारों में एक प्रमुख अधिकार है जिसके द्वारा अन्य मूल अधिकारों की रेमडी मिलती है, अन्य अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति मिलती है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भी संविधान की आत्मा कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आप जानते हैं कि सम्मानवश संविधान का निर्माता कहा जाता है, उन्होंने अपना व्यक्तिगत मत प्रकट करते हुए ये कहा था कि अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। उनका कहना था कि यदि अनुच्छेद 32 को संविधान से हटा दिया जाए तो संविधान जो है वो मृत प्राय हो जाएगा, डेढ़ सा हो जाएगा, अस्तित्वहीन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रावधान, ये अनुच्छेद, ये अधिकार संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। मतलब उसमें उनका अपना एक इंडिविजुअल मत था। उनका मानना था कि भारत में चूंकि लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है और लोकतांत्रिक प्रणाली में शक्ति जनता के पास होती है, व्यक्ति के पास होती है, तो व्यक्ति के पास अधिकार और स्वतंत्रता तभी सार्थक होंगे जब राज्य के द्वारा किसी कार्यवाही से अगर उनके अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता को छीनने का काम किया जा रहा है तो उनको हम सरलता से प्राप्त कर सके न्यायालय के द्वारा। इसके लिए हमको एक सरल और समुचित तरीका एक हमारे पास उपलब्ध हो, और वो समुचित और सरल तरीका अनुच्छेद 32 प्रोवाइड करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रोवाइड करता है। इसका मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार में लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने का इंटेंशन, संरक्षित करने का आशय निहित है। इन्हीं सारे दृष्टिकोण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा था। इसी प्रकार एक ब्रिटिश समीक्षक ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान के भाग 4 में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, जो आयरलैंड के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि भाग 4 में दिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान का हृदय है। असल में ग्रैनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उसने कहा था कि भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख लक्ष्य समाजवादी क्रांति की उद्देश्यों की प्राप्ति है। समाजवादी क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति है, मतलब समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो क्रांति लाई जाएगी, उस क्रांति का जो उद्देश्य है, उस क्रांति के उद्देश्य के माध्यम से जो प्राप्त करना है, वो हमको प्रदान करता है भाग 4 में दिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, बिना किसी क्रांति की। क्योंकि क्रांति का मतलब है कि संघर्ष, खून खराबा, मारकाट। इन सारे हिंसक प्रावधानों के द्वारा जिस व्यवस्था की स्थापना की जानी है, उस व्यवस्था की स्थापना भाग 4 में दिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत बिना किसी खून खराबे के, बल्कि शांत प्रक्रिया के माध्यम से क्रमिक रूप से उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है। ताकि भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य ग्रैनविल ऑस्टिन के विचार से यह था
कि भारत में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना, भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, या भारत में एक समता मूलक समाज की स्थापना करना। और इस तरह की स्थापना करने के लिए बिना किसी क्रांति के, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी वर्ग संघर्ष के, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से इन चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के इसी लोक कल्याणकारी महत्व को देखते हुए ग्रिल्मस्टीन ने कहा कि भारतीय संविधान के अगर किसी प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा जाना हो तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि वो प्रावधान राज्य का नीतिशक सिद्धांत है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य, जो ड्राफ्ट कमेटी के भी सदस्य थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना जो है वो संविधान की राजनीतिक कुंडली है। मतलब प्रस्तावना की तुलना उन्होंने कुंडली से की थी। जैसे अगर आप किसी इंडिविजुअल की कुंडली के बारे में समझना चाहें तो कुंडली एक इंडिविजुअल के बारे में, उसके भूत के बारे में, भूतकाल के बारे में कि उसका जो पास्ट था उसमें क्या क्या स्थिति उसकी रही, और वर्तमान में उसका कैसा चल रहा है, भविष्य में क्या कुछ होगा, इस चीज का प्रिडिक्शन करती है हॉरोस्कोप किसी इंडिविजुअल के संबंध में। तो मतलब उसके वर्तमान, भूत और भविष्य का एक प्रिडिक्टरी सोर्सेस है कुंडली। ये मुंशी का कहना था कि जो भूमिका एक कुंडली की एक इंडिविजुअल के संदर्भ में होती है, उसके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में एक कह लीजिए कि रूपरेखा बता देती है, तय कर देती है, ठीक वही भूमिका प्रस्तावना की संविधान के संदर्भ में है। कि बिना संविधान को जाने, बिना संविधान का अध्ययन किए, बिना संविधान को पढ़े, संविधान की मूल विशेषताओं को प्रस्तावना जो है वो बता देती है। के.एम. मुंशी के इस कथन का निहितार्थ ये था कि प्रस्तावना में संविधान की समस्त वास्तविकताएं, उसका दर्शन, उसकी मूल विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, स्पष्ट रूप से दिखती हैं। उनके कहने का तात्पर्य था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान के व्याख्या करने का आधार प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो दर्पण है जिसमें पूरे संविधान की तस्वीर दिखाई देती है। प्रस्तावना वो चेहरा है जिससे संविधान को पहचान मिलती है। और इन्हीं सारे संदर्भों में उन्होंने कहा कि प्रस्तावना उस संविधान की राजनैतिक कुंडली है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अत्यंत संक्षिप्त होते हुए भी उन समस्त आदर्शों एवं सिद्धांतों को अपने में समाहित किए हुए है जो भारतीय संविधान की आधारशिला है, जिनकी वजह से भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान कहा जाता है, दुनिया का सबसे व्यवस्थित संविधान कहा जाता है, दुनिया का सबसे व्यापक संविधान कहा जाता है। और इस श्रेष्ठता की सारे फीचर्स, इस श्रेष्ठ संविधान की, इस श्रेष्ठ सर्वोच्च विधि की सारी विशेषताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जिन विदेशी क्रांतियों का प्रभाव पड़ा था, उनमें जो प्रमुख क्रांति थी वो फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, अमेरिकी क्रांति जो 1776 में हुई थी, और रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी। इन तीन क्रांतियों का बड़ा प्रभाव, इन तीन क्रांतियों का एक व्यापक प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर दिखाई देता है। इन क्रांति के माध्यम से जिन चीजों को स्थापित करने की मांग की जा रही थी, उन लक्ष्यों को, उन आदर्शों को, उन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषता, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अन्य देशों के संविधान की प्रस्तावना से अलग करती है, वो अपना एक विशिष्ट, अपना एक अलग, अपना एक मौलिक महत्व रखती है। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की ये एक बड़ी विशेषता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कह लीजिए कि किसी पारलौकिक सत्ता अथवा किसी ईश्वर का कोई संदर्भ या प्रार्थना सूचक किसी शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी कह लीजिए कि दार्शनिक व किसी बलिदानी पुरुष का, किसी महान पुरुष का कोई अवलंब नहीं लिया गया है। न ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन परिस्थितियों का कोई उल्लेख किया गया है, कोई प्रावधान किया गया है जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में संविधान की रचना की गई, जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों ने संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा को प्रेरित किया था, उन किसी ऐतिहासिक परिस्थितियों का कोई उल्लेख, कोई छाप भारतीय संविधान पर नहीं दिखाई देती है। यदि हम तुलना करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अन्य देशों के संविधानों की प्रस्तावना से, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना उनकी तुलना में एक अलग, एक विशिष्ट महत्व रखती है। अगर हम देखें ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना, ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना ब्लेस ऑफ गॉड शब्द से शुरू होती है। यहां गॉड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना ईश्वर के आशीर्वाद शब्द से आरंभ होती है, मतलब वहां पर ईश्वर को ज्यादा महत्व दिया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना ईश्वर या किसी प्रार्थना या किसी पारलौकिक सत्ता का कोई आधार नहीं लिया है, कोई संबल नहीं लिया है, बल्कि यहां पर सारी की सारी गरिमा, सारा का सारा महत्व इंडियन पीपुल को दिया गया है, भारतीय जनता को दिया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपुल शब्दों से आरंभ होती है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना ब्लेस ऑफ गॉड शब्द से इस्तेमाल होती है, जहां ईश्वर को महिमामंडित किया गया है, जहां ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, जहां ईश्वर की गरिमा को स्वीकारा गया है और ईश्वर के अस्तित्व के अधीन व्यक्तियों को स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार अगर हम ब्राजील संविधान की प्रस्तावना को देखें, तो ब्राजील संविधान की प्रस्तावना जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ गॉड शब्द से इस्तेमाल होती है, आरंभ होती है। ब्राजील की संविधान की प्रस्तावना में प्रोटेक्शन ऑफ गॉड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहीं से आरंभ होती, मतलब ईश्वर के संरक्षण शब्द से आरंभ होती है। वहां पर भी ईश्वर की महत्ता मतलब पूरी रूप से दिखाई देती है। और इस रूप में हमारे संविधान की प्रस्तावना भिन्न है, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से आरंभ होती है, जो भारतीय जनता की महत्ता को स्पष्ट करता है और इस बात को क्लियर करता है कि भारत में जो कुछ भी है वो भारत की जनता है, सारी की सारी शक्ति भारत की जनता में निहित है और जो कुछ भी संविधान के द्वारा किया जाना है वो भारत की जनता के लिए किया जाना है। इसी प्रकार 1940 के अगर आप क्यूबा संविधान की प्रस्तावना पर दृष्टि डालें, तो क्यूबा संविधान की प्रस्तावना जो है वो ग्रेस ऑफ गॉड शब्द से आरंभ होती है, ईश्वर की कृपा शब्द से आरंभ होती है। इसका तात्पर्य है कि क्यूबा के संविधान की प्रस्तावना में भी ईश्वर की महत्ता को उसी रूप में स्वीकार किया गया है जैसे ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के संविधान की प्रस्तावना में ईश्वर के इंपॉर्टेंट को स्वीकार किया गया है। भारत की संविधान की प्रस्तावना केवल जनता को महत्व देती है। अगर हम 1947 के चीनी गणराज्य के संविधान की प्रस्तावना का अवलोकन करें, तो हम देखते हैं कि चीनी गणतंत्र संविधान की प्रस्तावना, वहां के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे डॉक्टर सन यात सेन, तो वहां पर एक दार्शनिक को महत्ता दी गई है, एक कह लीजिए बलिदानी पुरुष को महत्ता दी गई है, जबकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऐसी कोई महत्ता किसी दार्शनिक पुरुष या किसी बलिदानी पुरुष का कोई अवलंबन नहीं लिया गया है, बल्कि सारी की सारी महत्ता, सारा का सारा इंपॉर्टेंस भारतीय जनता को दिया गया है। चीनी गणतंत्र संविधान की प्रस्तावना
वहां के बड़े दार्शनिक डॉक्टर सन्यात सेन के नाम के साथ आरंभ होती है। वहां की प्रस्तावना आरंभ होती है डॉक्टर सन्यात सेन के उपदेशों के अनुसार। अगर हम 1949 के हंगरी संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करें तो उस प्रस्तावना के अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि वहां की प्रस्तावना में उस ऐतिहासिक परिस्थितियों का बिंब मिलता है, उसका चित्र दिखाई देता है, उस ऐतिहासिकता का उसमें समावेश किया गया है जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में हंगरी संविधान की प्रस्तावना की रचना की गई, जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐसी किसी परिस्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसी किसी परिस्थिति का कोई अवलंब नहीं लिया गया है, बल्कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल भारतीय जनता, भारतीय जनमानस, भारत के लोगों को महत्व दिया गया है, उन्हें गरिमा प्रदान की गई है। तो इन तमाम दृष्टियों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना वो जो है दुनिया के अन्य देशों के संविधान की प्रस्तावना से अपना एक पृथक, अपना एक अलग महत्व रखती है। अब दोस्तों, इस पर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, चूंकि आपके प्री परीक्षा जो 2021 में होनी है उनको दृष्टि में रखते हुए भी हम थोड़ा सा इस लेक्चर को मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस दृष्टिकोण से भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगामी परीक्षा में मतलब इस कंटेंट को लेके, इस विषय को लेके आपको एक बड़ा लाभ हो सके। जैसे प्रस्तावना से जो सवाल पूछे जाते हैं, देखिए प्रस्तावना जो है वो कास्ट ऑफ बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि ये एक छोटा चैप्टर है लेकिन सवाल इससे आपको एक दो मिल जाते हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट्स से तुलना करें, फंडामेंटल राइट्स का जो भाग 3 है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के एक बड़ी संख्या में उपबंधों का प्रावधान किया गया है, और उपबंधों के माध्यम से जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया बड़े व्यापक रूप से किया गया है। तो उसकी तुलना में प्रस्तावना को, इसका मतलब कम समय में पढ़कर, और मूल अधिकार से भी इस समय जो सवाल आ रहे हैं वो एक दो सवाल से ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो मूल अधिकारों की तुलना में कास्ट ऑफ बेनिफिट जो है वो प्रस्तावना की तरफ झुका हुआ है कि कम पढ़कर, कम समय में पढ़कर हम उतने सवाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये परीक्षा पास करनी है तो आपको मतलब इस तरह का एक शेड्यूल बनाना होगा कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का ट्रेंड क्या है, किस कंटेंट से, कि किन टॉपिक्स से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उन पर आपका फोकस वो प्राइमरीली होना चाहिए, प्राथमिक होना चाहिए। तो प्रस्तावना कास्ट ऑफ बेनिफिट के दृष्टि से एक बड़ा लाभकारी कह लीजिए कि टॉपिक है, जिसे कम पढ़ के आप सवाल पा सकते हैं। तो प्रस्तावना से जो सवाल पूछे गए हैं, जैसे पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान किया गया है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की एकता का प्रावधान किया गया है। तो ये इन सारे सवाल, इस टाइप के सारे सवाल जो प्रस्तावना बेस्ड हैं, जो प्रियम्बल बेस्ड हैं, वो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो या स्टेट मतलब सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, उन सब में बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो जाहिर सी बात है 3 प्रकार। अगर पूछा जाए कि किस प्रकार की न्याय प्राप्ति के बाद का लक्ष्य रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ कानूनी राय, केवल कानूनी न्याय प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, यहाँ वितरणात्मक न्याय, प्रस्तावना में न्याय की जो अवधारणा है, उस न्याय की अवधारणा के माध्यम से जिस न्याय के लक्ष्य को उपलब्ध कराने का एक उद्देश्य रखा गया, एक लक्ष्य रखा गया है, वो न्याय का जो स्वरूप है वो वितरणात्मक न्याय है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय है, कानूनी न्याय नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय का मतलब होता है, वितरणात्मक न्याय का मतलब होता है कि समाज में जो आर्थिक संपदा है, समाज में जो राजनीतिक शक्ति है, पॉलिटिकल पावर है,
या समाज में जो मतलब सोशल डिग्निटी है, सोशल प्रेस्टीज है, सामाजिक कह लीजिए प्रतिष्ठा है, उसका वितरण लोगों के बीच न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ये इसे कहा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बात तो केवल कानूनी न्याय के को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं, बल्कि वितरणात्मक न्याय के लक्ष्य को, वितरणात्मक न्याय को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जो न्याय का एक व्यापक और सकारात्मक रूप है। तो न्याय के अंतर्गत कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय प्राप्त करने के लक्ष्य रखे, तो जाहिर सी बात है कि 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी प्रकार सवाल पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और इसकी आप जानते गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 खंड 1 का में, यहाँ पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आपको मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के रूप में अधिकार आपको दे दिया गया है। वो स्वतंत्रताएं आपकी फंडामेंटल राइट्स के रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। इसी प्रकार विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसकी गारंटी दी गई अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, तो कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसी प्रकार अगर एकता को लेकर, समानता को लेकर सवाल आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार की समानता की बात कही गई है, तो आप जानते हैं कि समानताएं भी 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मतलब कहने का मतलब है कि जो सोशल प्रेस्टीज हो वो सबको मिले, जो सोशल डिग्निटी हो वो सबको मिले, ये लक्ष्य रखा गया है। अवसर की समानता, समाज में जो उपलब्ध पद हैं उनको प्राप्ति करने का समान अवसर सबको प्रोवाइड किया जाए, ये लक्ष्य रखा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ताकि हर व्यक्ति समान हो सके। हर व्यक्ति में मतलब समानता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास विशेषाधिकारों का अभाव हो, मतलब अपने विशेषाधिकारों के बलबूते वो राज्य में उपलब्ध अवसरों तक अपनी पकड़ बना सके, इसका अभाव होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास वो सामान्य परिस्थितियां हों, वो सहायक परिस्थितियां हों, जिसके माध्यम से समाज में उपलब्ध अवसरों तक वो अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सके। तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात, कौन कौन? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की एकता की बात कही गई है, 2 टाइप्स ऑफ यूनिटी। एक तो मूल संविधान में ही थी, इसे यूनिटी कहा गया था, मूल संविधान की प्रस्तावना में ही इसका उल्लेख कर दिया गया था। और दूसरे प्रकार की जो एकता है उसे इंटीग्रिटी कहा गया, जिसका प्रावधान, जिसका उल्लेख मूल संविधान की प्रस्तावना में तो नहीं किया गया था, लेकिन आगे चलकर उसकी आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि कालांतर में भारत के कई राज्यों के द्वारा भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र संप्रभु बनाने की मांग की जाने लगी। तो विभिन्न राज्यों की इसी राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी को संवैधानिक आधारों पर दबाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इंटीग्रिटी शब्द का प्रयोग किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, ताकि इस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को खारिज किया जा सके कि ये गतिविधियां संविधान के उल्लंघन में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश में संविधान के विरुद्ध कुछ भी करने की आजादी, कुछ भी करने का अधिकार, स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। तो अगर कोई राज्य इस बात की मांग करता है कि भारत से अलग होना चाह रहा है, तो संविधान में स्पष्ट रूप से कोई प्रावधान नहीं था इसका। इसीलिए आगे चलकर आने वाली सरकारों ने इस महत्ता को स्वीकार किया कि अगर भारत को एकीकृत भारत बनाए रखना है तो भारत के 1 इंच भूमि को भारत से अलग न होने का संवैधानिक प्रावधान करना होगा।
और यही संवैधानिक प्रावधान किया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान की प्रस्तावना में इंटीग्रिटी शब्द को शामिल करके, संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द को शामिल करके। क्योंकि अखंडता का मतलब होता है कि भारत जो भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से, भू क्षेत्रों से मिलकर बना है, वो भू क्षेत्र सदैव और सतत आपस में मिले रहें, आपस में बने रहें, वो भारत से अलग न होने पाए। तो इस प्रकार मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इंटेग्रिटी शब्द मतलब दो प्रकार की, एकता शब्द का प्रावधान किया गया। पहली जो है एकता, एकता का मतलब भारत में जो भिन्न भिन्न धर्म, जात, संप्रदाय, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, भाषी, संस्कृति के लोग रह रहे हैं, ये आपस में मिलजुल कर रहे हैं, ये पहले प्रकार की एकता हो गई। और दूसरे प्रकार की एकता कि हमारा जो टेरिटोरियल यूनिटी है, हमारी टेरिटोरियल यूनिटी जो है, हमारी जो भूभागी एकता है, मतलब हमारा जो भूभाग है, हमारा जो पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, उत्तराखंड है, झारखंड है, बुंदेलखंड है, मध्यांचल है, मिथिलांचल है, ये जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र बनाए गए हैं, ये हमारे भौगोलिक क्षेत्र सदैव आपस में मिले रहें, आपस में जुड़े रहें। मतलब भारत का भौगोलिक क्षेत्र भारत से बिखरने न पाए। भारत जो राज्यों का संघ है, ये राज्य हमेशा सदैव और सतत भारत में मिले रहें, भारत में बने रहें। तो इस तरह के सवाल प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। इसी प्रकार हमने आपको जब मैंने प्रस्तावना मैंने पढ़ाना आरंभ किया था, उसका जब मैं विश्लेषण आरंभ किया था, तभी इस बात पर चर्चा किया था कि प्रस्तावना से मेंस में भी सवाल बन सकते हैं। जैसे प्रस्तावना के संदर्भ मेंस मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना के द्वारा शासन व्यवस्था के लिए निर्धारित लक्ष्यों की विवेचना कीजिए, या प्रस्तावना के द्वारा भारतीय स्वरूप का जो निर्धारण किया गया है उसको स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय स्वरूप को निर्धारित करने के लिए 5 शब्द प्रस्तावना में: संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या नाम है, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, ये 5 शब्द जो भारतीय राज्य के स्वरूप को तय करेंगे। लक्ष्य पूछा जाता है तो न्याय का लक्ष्य रखा गया है, वो स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है, वो समानता का लक्ष्य रखा गया है, वो राष्ट्र की एकता और अखंडता का लक्ष्य रखा गया है, वो बंधुता का लक्ष्य रखा गया। तो जिस भी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप प्रस्तावना पर एक समझ कायम कर लेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, तो इस कंटेंट से संबंधित चाहे जिस प्रकार के सवाल पूछे जाएं, उनका उत्तर जो है आप बिल्कुल सरल और सहज होके देने में अपने को सक्षम बना लेंगे। तो ये है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रावधान, जिनका एक विस्तृत विवेचन मैंने किया, और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की। अब यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड सारी फैसिलिटीज आपको मिलती रहें और इन सुविधाओं के माध्यम से आप अपने सिविल सर्विसेज की ड्रीम टारगेट को सरलता के साथ इजीली अचीव कर सकें। ठीक है भाई, थैंक यू।